मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 7 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए कुछ मेघालय के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स को जो है कांग्रेस पार्टी ने डिफेक्ट करने की बात कही है, तो उसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को, जो सेडिशन जो देशद्रोह होता है, जो कि आईपीसी सेक्शन 124A में आता है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे धवन 1, जो कि लॉन्च किया गया है एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोन्याक ट्राइब्स के बारे में। रिसेंटली हमें आर्मी और नागालैंड में जो है ट्राइब्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिले हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में जानेंगे। और देखिए अब क्या होगा कि जो भी सोने के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, तो उनको एक यूनिक आईडी नंबर जो है वो अलॉट किया जाएगा, तो उस संबंध में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकतक इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लोकतक लेक के बारे में जानेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राइस के फोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक। तो रिसेंटली देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जो मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं, उनको लिख करके ये कहा है कि जो 10 एमएलए हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि वो जो है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसलिए इनको जो है डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये पहले जो है कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन बाद में इनको जो है यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब ये जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है इनके डिफेक्शन के लिए। तो 12 में से 10 एमएलए जो हैं उनके डिफेक्शन की मांग की गई है। तो अब देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आता है हमारे 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। ये लॉ ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा मीन्स पार्टी का कोई मेंबर है, अगर मान लीजिए मिनिस्टर बन जाता है, मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करता है कि किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मीन्स दल बदल कानून भी इसको हम बोलते हैं, कि अगर आप मिनिस्टर बन चुके हैं, पावर में आ चुके हैं, आपकी पार्टी पावर में है, तो आप जो है अब दल नहीं बदल सकते। ठीक है, तो उसमें कई कंडीशंस हैं। देखिए जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, जो अगर दल बदल कोई भी अगर मिनिस्टर जो है अगर अपनी पार्टी चेंज करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो उसमें कई जो सिनारियो क्रिएट होते हैं, कई रीजंस हैं कि किस टाइम उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और किस टाइम नहीं किया जाएगा। देखिए जब कोई मेंबर ऑफ द हाउस क्लेम करेगी दैट ही और सी on any other member of the his legislative party constitute the group representing a fraction of horizon as a result of split। तो देखिए मान लीजिए अगर कोई पार्टी अगर क्या करती है कि अगर दूसरे पार्टी के साथ, जैसे उसके 2/3 मेंबर्स जो हैं, अगर 2/3 मेंबर्स दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, जैसे गठबंधन की सरकार में क्या होता है, दो पार्टी आपस में मिलके सरकार बनाती हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर वो पार्टी के 2/3 मेंबर्स राजी हैं दूसरे पार्टी में जाने के लिए, तो फिर वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और उसके एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर हम उसको मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर राजी हैं, तो जो जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के तहत भी जो है दो पार्टियाँ हमको देखने को मिलती हैं कि आपस में जो है वो गठबंधन करके, और गठबंधन की जो सरकार है वो बनाते हैं। देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम सच स्प्लिट द फैक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही और सी henceforth बिलोंग्स टू। और मान लीजिए कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं 2/3 मिनिस्टर्स अगर चले जाते हैं, तो फिर वो उसी पार्टी के एक तरह से जो मेंबर जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी के मेंबर वो कहे जाएंगे, जिसको अब देखिए 10th शेड्यूल, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी 10वीं अनुसूची है, जिसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1985 में। ठीक है, तो 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है 10th शेड्यूल ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इसमें कई कंडीशंस दी हुई, कई सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं कि अगर कोई अगर अपनी पार्टी चेंज करता है, तो उस पर क्या जो एक्शंस वगैरह जो लिए जाएंगे। ठीक है, तो इट इंक्लूड सिचुएशंस इन विच एन इंडिपेंडेंट एमएलए टू ज्वाइन ए पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। अगर मान लीजिए अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो किसी पार्टी का नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है, ठीक है, निर्दलीय से वो जीत गया, और जीतने के बाद वो क्या करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी क्या होगा कि उसको भी एंटी डिफेक्शन के तहत उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, डिफेक्ट कर दिया जाएगा उसको भी।
तो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीतने के बाद जो है अपनी पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पैसे के लालच में लोग जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे या उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए ये लॉ जो है वो ले आया गया था। तो मेनली देखिए 3 सिनेरियोज़ बनते हैं इसके अंदर, तो देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए जब कोई मेंबर जो है इलेक्ट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट दी कोई भी और वहाँ से वो इलेक्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए वो अपने मन से ही वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है, ठीक है, तो फिर वो पार्टी में नहीं आएगा, वो फिर पार्टी से हट गया। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो जीतने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो उस टाइम भी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि लेजिस्लेटर जो था लूजेस द सीट इन लेजिस्लेचर ऑन चेंजिंग और ज्वाइनिंग अ पार्टी। तो जब भी वो अपनी सीट चेंज कर रहा था या ज्वाइन कर रहा था तो अपनी पार्टी जो एक तरह से जो अपनी वो सीट है, मैंने पार्टी चेंज करने की वजह से क्या हो रहा था, उस एंटी डिफेक्शन के तहत उसको रिमूव कर दिया जा रहा था। अब बात करते हैं कि अगर जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं तो उनके केस में ये चीज़ लागू नहीं होता, ठीक है। अगर वो नॉमिनेटेड एमपीज़ हैं, अगर उनको नॉमिनेट किया गया, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप 6 महीने में जो है वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो नॉमिनेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय मिलता है कि कोई वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद अगर वो ऐसा करते हैं तो एंटी डिफेक्शन के तहत उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके संबंध में कुछ रिलेटेड मैटर्स की। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए रेस्ट विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर। तो जैसे देखिए एंड इस लॉ के तहत में क्या होता है कि किसी को डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर होती है, मीन्स चाहे कोई एमपी हो चाहे एमएलए हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है वो किसके पास होती है, तो वो हमें देखने को मिलती है लोकसभा में, जैसे स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में यही पावर चेयरमैन के पास है। उसी तरह जैसे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होंगे उनके पास ये पावर होगी कि वो जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद देखें तो द लॉ डज़ नॉट स्पेसिफाई ए टाइम फ्रेम, लेकिन ये लॉ जो है एक कोई टाइम फ्रेम नहीं देता कि अगर डिस्क्वालीफाई करना है, अगर स्पीकर को पावर दी गई है डिस्क्वालीफाई करने की, तो वो उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम में इनको डिस्क्वालीफाई जो है करना होगा। लेकिन पिछले साल जो है 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया था, कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है इस पर डिसीजन होना चाहिए कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो स्पीकर को जो है 3 महीने इस चीज़ के लिए दिए गए हैं पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। अब देखिए अगर लेजिस्लेटर जो हैं अगर मैं चेंज द पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अपनी पार्टी कब चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करके कोलिएट करके सरकार बना रही है, ठीक है, तो अगर मर्जर हो रहा है उस टाइम और अगर उसमें 2/3 मेंबर्स जो हैं वो अगर एग्री कर जाते हैं, 2/3 जो होंगे अगर वो एग्री करते हैं, तो उसमें वहाँ एंटी डिफेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन करके एक तरह से अपनी सरकार बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। और सपोज़ करिए कि अगर हाउस का उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर इलेक्ट कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा है तो अगर वो स्पीकर चुने जाते हैं, या राज्यसभा है तो अगर मान लीजिए वो चेयरमैन चुने जाते हैं, तो उस समय क्या होगा कि वो अपनी एक तरह से मेंबरशिप जो है पार्टी की छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर होगा या जो चेयरमैन होगा उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है, तो वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होंगे उस समय, वो जिस भी पार्टी के होंगे तो उस पार्टी से वो एक तरह से अपनी मेंबरशिप को त्याग देंगे, ठीक है। और जब कार्यकाल जो समय है स्पीकर या चेयरमैन का, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो बाद में फिर से वो दोबारा आके अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। अब बात करें इस लॉ में क्या लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, तो इसमें ये कमियां देखने को मिलती हैं कि अगर सपोज़ करिए कि अगर कोई मिनिस्टर है वो अपने पार्टी के खिलाफ़ जो है वो वोट कर देता है या अपने पार्टी के खिलाफ़ बोल देता है, ठीक है, या अपने पार्टी के खिलाफ़ इसे वोटिंग वगैरह भी कर देता है, तो उस टाइम भी जो है उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगेंस्ट से द वोटर्स इलेक्टेड इंडिविजुअल्स इन द इलेक्शन एंड नॉट पार्टीज एंड हेंस एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ इनफेक्चुअस। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें कुछ इसमें लूप होल्स देखने को मिले हैं कि भाई सबको जो है वो एक तरह से अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन मान लीजिए सपोज़ करिए कि अगर वो उनके खिलाफ़ वोट करते हैं तो उनको पार्टी के द्वारा जो है रिमूव किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय है कि सेडिशंस को जो है वो डिफाइन किया जाए। सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह, ठीक है। तो ये आता है आईपीसी के सेक्शन 124A में, 124A ऑफ आईपीसी में आता है सेडिशन, जिसको हम देशद्रोह भी बोलते हैं। तो देखिए, असम की पुलिस ने जो है वो एक लोकल न्यूज़ के एक एडिटर थे और को ओनर थे, तो उनको चार्ज किया है, जो कि बराक वैली के ये लोग रहने वाले थे। तो वहाँ पे इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये जो है एक द्वेष की भावना जो है वहाँ फैला रहे थे आसामी और जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उस स्टेट के। तो आसाम स्टेट में जो है ये आसामी और बंगाली बोलने वाले दोनों लोगों के मध्य जो है ये क्या कर रहे थे कि एक तरह से दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे थे। ये आरोप लगाया गया आसाम की पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो अगर बराक वैली के बारे में देखें जो कि आसाम में है, तो बराक वैली में जो है हमें बंगालीस ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं, और ब्रह्मपुत्र वैली में हमें जो आसामी लोग हैं, आसामी बोलने वाले, वो हमें ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। पहले जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड। तो देखिए, जो सेडिशन लॉ है ये एक तरह से जो क्रिटिक्स हैं, जो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया यूज़र्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, सिटीजन्स हो गए, तो इनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने के लिए भी जो है सरकार जो है सेडिशन लॉ का यूज़ करती है, ये कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो कोविड-19 के टाइम में अगर लोगों को जो है एक मेडिकल एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, ड्रग्स, दवाइयाँ हो गई, या ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उस टाइम उपलब्ध नहीं थे, तो पैंडेमिक में जो है इसका बहुत यूज़ हमें देखने को मिलता है सेडिशन लॉ का, ठीक है। इसका ये कहा जाता है कि सरकार ने इसका बहुत गलत यूज़ किया है पैंडेमिक के टाइम में सेडिशन लॉ का। बात करते हैं सेडिशन होता क्या है। तो जो जो आईपीसी का सेक्शन 124 है वो ये कहता है कि कोई भी अगर शब्दों से या बोल के या लिख के, ठीक है, या किसी साइन से या कोई भी इस तरीके से कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है, जैसे टीवी के थ्रू या मीडिया के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर वो हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर वो लोगों के बीच में जो हेट्रेड फैलाता है या कोशिश भी कर रहा है हेट्रेड फैलाने की, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो लोगों को भड़का रहा है सरकार के खिलाफ या लोगों के बीच में हेटेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनको जो है अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी सेडिशन चार्ज लगा करके उनको पनिश किया जाएगा, और ये जो है पूरी लाइफ के लिए भी इम्प्रिजन किया जा सकता है, जिसमें फ़ाइन नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा अगर 3 साल के लिए जो है इसका मीन्स जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया सकता है, जहाँ पे फ़ाइन अप्लीकेबल होगा, जहाँ फ़ाइन लगेगा। तो अब बात करें कि क्या एक अभी जो इसकी जो डेफिनेशन है वो उतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर डेफिनेशन की जो ज़रूरत है हमें, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सेडिशन लॉ जो है ये हमें बहुत टाइम से, जब से ये शुरू हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा जब से शुरू किया गया है, तभी से ये हमको कंट्रोवर्सी में देखने को हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। तो सरकारों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 124A का इस्तेमाल करने के लिए जो है ये कहा जाता है कि इस सेक्शन का यूज़ करके जो है जो वोकल क्रिटिक्स हैं और जो आम जो जनता है, जो कि मान लीजिए अगर ऑनलाइन वो कुछ लिखती है या आपने एक तरह से आप अपनी जो भावनाएं उनको व्यक्त करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को लगेगा कि हाँ ये हमारी बुराई कर रहा है, तो उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ऐसा हमें देखने को जो है मिला है, और पैंडेमिक टाइम में ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा देखने को मिली। इसीलिए जो है जो ये सेक्शन है ये लोगों के अधिकारों पे, जो हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, ठीक है, तो उस पे कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक हमको ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में तो कहा गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है ये कहीं ना कहीं दबाता है, कम करता है, ठीक है। तो देखिए 1860 में जब से 1860 में ये लॉ बना, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, उसी समय से ये लगातार जो है डिबेट में चलता रहता है हमेशा। और यहाँ तक कि कई जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनको भी जो है इस लॉ के अंदर जो है बुक किया गया है और जेल भेजा गया है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उनको भी जो है सेडिशन लॉ के अंदर जो है वो उनको बुक करके जेल भेजा गया है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डिज़ाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, कि मतलब ये जो लॉ है ये सिटीजन्स की जो लिबर्टी है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, दबाता है। और वहीं पे नेहरू जी के द्वारा डिस्क्राइब किया गया कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्सियस,
वी शुड हैव नॉट प्लेस इन एनी बडी ऑफ द लॉज दैट वी माइट पास। और ये कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके, इनके द्वारा नेहरू जी ने ये कहा कि एक ऐसा लॉ है जिसको एक तरह से मीन्स बहुत मजबूरी में पास किया जा रहा है, इसको पास करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, और हम इस लॉ से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अब इसके संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं, क्या जजमेंट दिए गए। तो पहला केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का। तो इस केस में ये कहा गया, देखिए जब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में जो है कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि जो सेडिशन का चार्ज लगाया जा रहा है, वो अगर मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है और उसके बोलने से मान लीजिए गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने से जो है वो कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर पे हमको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो पब्लिक पीस है, तो शांति व्यवस्था वहाँ भंग होते हुए हमें नहीं दिख रही है, तो आप उस पर वो चार्ज नहीं लगा सकते। जब शांति व्यवस्था अगर भंग होगी तभी आप उस पर चार्ज लगाएंगे, ठीक है। अगर पब्लिक डिसऑर्डर जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप जो है इस पर ये चार्ज नहीं लगा सकते। नेक्स्ट केस आता है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1995 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल जो स्लोगन्स हैं उनको बोलना, जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह का जो स्लोगन है, तो ये जो है सेडिशन के दायरे में नहीं आता। अगर हम किसी के खिलाफ अगर स्लोगन बोले, नारेबाजी कर रहे हैं किसी के विरोध में या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना जो विरोध प्रदर्शन करना है, नारेबाजी करना है, ये जो है सेडिशन में नहीं आएगा, ये देशद्रोह में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इसमें अपने व्यूज़ दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जून 2021 में कहा कि इट इज़ टाइम टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सेडिशन, कि अब ये समय है कि सेडिशन का जो लिमिट है उसको डिफाइन करने की यहाँ आवश्यकता है। ऑब्जर्वेशन वॉज मेड वाइल डीलिंग विद द रिट पिटीशन फाइल बाय 2 न्यूज़ चैनल्स सीकिंग द क्वैशिंग ऑफ FIR एंड कंटेम्प्ट पिटीशन। तो देखिए ये जजमेंट दिया गया था कि 2 न्यूज़ चैनल्स के द्वारा जो है एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी कि जो उनके ऊपर FIR किए गए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अब हमें ज़रूरत है कि हम सेडिशंस को जो है वो लिमिट करें और डिफ़ाइन करें, उनकी क्या सेडिशन की क्या लिमिट होनी चाहिए उसको डिफ़ाइन करने की आवश्यकता है। और जो प्रोविज़न 124A है जो सेडिशन की बात करता है, और 153 जो प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन क्लासेस, मींस 2 ग्रुप्स के बीच में जो है एक हेट्रेड फैलाना, वो बात करता है हमारे 153 IPC। जो IPC का सेक्शन 153 है वो लगाया जाता है जब आप 2 समूहों के बीच में अगर आप हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस समय आप पे सेक्शन 153 अप्लाई होगा। रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन पार्टिकुलरली ऑन द इशू ऑफ राइट एंड प्रेस एंड फ्री स्पीच। तो कहा गया कि जैसे सेक्शन 124A है और 153 है, तो यहाँ पे हमें इस इशू को जो है एक तरह से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। और क्योंकि मेनली क्या करते हैं ये कि प्रेस की फ्रीडम पे और हमारी स्पीच की फ्रीडम पे ये दोनों जो ये दोनों सेक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं एक हमारे अधिकारों को रोकने का काम, दबाने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी धवन-1, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट के बारे में। तो देखिए स्काई रूट एरोस्पेस, देखिए स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है धवन-1 को लास्ट मंथ, और ये हमारे कंट्री के जो है ये पहली प्राइवेट डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन था, ठीक है। तो देखिए धवन-1 जो है वो एक इंडिजीनियस इंजन था जिसको डेवलप किया गया था 3D प्रिंटिंग के हेल्प से, ठीक है। तो सुपर एलॉय और 3D प्रिंटिंग की हेल्प से जो है इस इंजन को डेवलप किया गया था, और 2 हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स की हेल्प से ये जो है ये लॉन्च किया गया, लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। दिस वॉज आफ्टर सक्सेसफुली डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन, द फर्स्ट प्राइवेट फर्म इन द कंट्री टू डू सो। और ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये ऐसा करने वाली पहली एक प्राइवेट फर्म बन गई, प्राइवेट कंपनी बन गई इंडिया की, जिसने ये जो धवन-1 है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है।
और स्काई रूट के और अदर्स अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए स्काई रूट जो है वो दोनों स्टेजेस पे काम कर रहा है। प्रोपल्सन हो गया या लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स हो गए, ठीक है, सॉलिड प्रोपल्सन इंजन्स और लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स, तो इन दोनों के लिए स्काई रूट जो है वो काम कर रहा है। उसके अलावा जो भी अपने लॉन्चेस वगैरह करेंगे, ये जो हमारे जो एमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इनके नाम पे, और सतीश धवन जी, इनके नाम पे जो है अपने सीरीज़ का नाम ये रखेंगे। जो लॉन्च व्हीकल है उनका नाम जो है वो विक्रम साराभाई के नाम पे लॉन्च व्हीकल का नाम इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोन्याक ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए क्या हुआ रिसेंटली आसाम में, हमें नागालैंड में जो हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे मोन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो मोन डिस्ट्रिक्ट में जो है हमें कोन्याक ट्राइब्स और वहाँ पे जो आर्मी पर्सनल से, तो वहाँ पे आर्मी और इनके बीच में हमें क्लैश देखने को मिला है। तो हम कोन्याक ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए कुछ जो प्राइवेट लोग हैं, मीन्स जैसे कि जो आम पब्लिक है, तो वहाँ भी बताया जा रहा है करीब करीब 70 लोगों की जान गई है इसमें, इस इंसिडेंट में। और इसमें देखिए जो कोन्याक ट्राइब्स हैं करीब करीब इनकी संख्या वहाँ पे 3 लाख के आसपास बताई जाती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के इलाके में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के इलाके में भी जो है हमें कोन्याक ट्राइब जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये अपने एक तरह से वॉरियर क्लास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो है अपने जो उनके वॉर टैक्टिक्स वगैरह हैं उनके बारे में उनकी वजह से जो है ये जाने जाते हैं। और पहले इनके यहाँ क्या होता था ना कि जैसे पहले जो ट्राइब्स लोग थे वो हेड हंटिंग करते थे। मतलब मान लीजिए अगर कोई अपने दुश्मन ट्राइब्स पे अगर वो अटैक किए हैं तो वहाँ के लोगों का जो सर है वो काट देते थे। लेकिन बाद में 1980 से ये बंद हो गया। तो ये लास्ट ट्राइब रहे जिन्होंने ऐसा करना छोड़ा, ठीक है। मीन्स ये लगातार जो है 1980 तक कर रहे थे, लेकिन 1980 के बाद जो है उन्होंने ऐसा करना ये लोग ने छोड़ दिया। तो अब ये सब जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। अब नागा पीस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है नागा पीस प्रोसेस का? देखिए जो मोन डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड वेयर द सेपरेटिस्ट ग्रुप हैज़ नॉट बीन एबल टू सेट अप बेस कैंप्स लार्जली ड्यू टू रेजिस्टेंस फ्रॉम द कोन्याक्स। तो देखिए जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो भी एक तरह से जो लड़ाई वगैरह जिनकी वजह से होती रहती है वहाँ पे, तो वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उन लोगों को जो है कोन्याक्स वहाँ पे जो रहते हैं कोन्याक्स, उनको वहाँ सेटअप अपना कैंप वगैरह नहीं लगाने देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोन्याक देयरफॉर आर imperative for a smooth resolution of the peace talks as well as post talk peace process in the state। उसके अलावा राज्य में जो है एक स्मूथ रेजोल्यूशन के लिए, शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए भी कोन्याक जो है बहुत हेल्पफुल रहते हैं और वो भी किसी मुद्दे पर जो है बात करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में। तो देखिए प्रोजेक्ट रीहैब जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में जो है पहले कर्नाटका में लॉन्च किया गया, तो वहाँ हमें इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिला। और बाद में इसको लॉन्च किया गया दोबारा से आसाम में, इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट रीहैब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीस। तो मधुमक्खियों की सहायता से जो है एलिफेंट का जो एक मीन्स एलिफेंट और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करना। क्योंकि जो हाथी हैं वो क्या होता है कि वो मधुमक्खियों से बहुत डरती हैं, तो इसीलिए मधुमक्खियों की हेल्प से ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको रोका जा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो देखिए रीहैब जो है वो एक सब मिशन है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ नेशनल हनी मिशन के अंदर में आता है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा जो है इसको एक इम्प्लीमेंट किया गया है। एक इनिशिएटिव है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसको नेशनल हनी मिशन के अंतर्गत जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट में देखिए बी फेंसेस जो है बनाई जाएंगे और बी बॉक्सेस में रखी जाएंगी। और अगर मान लीजिए अगर हाथी वहाँ से गुजरने की कोशिश करती है तो अगर हल्का भी अगर धक्का वक्का लगता है तो वो जो है मधुमक्खियाँ खुल जाएंगी और जो है हाथियों को घेर लेंगी। तो जो हाथी लोग हैं वो मधुमक्खियों से बहुत डरती हैं, इसीलिए ये मधुमक्खियों का यहाँ यूज़ किया जा रहा है। जो बॉक्सेस हैं वो एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब भी कोई हाथी अगर पास करने की कोशिश करेगी तो जो एलिफेंट्स हैं जो बीज हैं वो निकल जाएंगी और एलिफेंट्स को जो है काटना शुरू कर देंगी। तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है जिससे ह्यूमन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो कम किया सकता है, ठीक है, ताकि जानवर और जो ह्यूमन्स है वो आमने सामने ना आए और बिना एक तरह से जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ कोई नुकसान तो पहुंच नहीं रहा उनको। बात करें कि कैसे ये काम करता है,
तो देखिए जो एलिफेंट्स होती हैं वो हनी बीफ से बहुत अनॉयड रहती हैं, ठीक है। उनके क्योंकि उनको ये डर रहता है कहीं वो हमारे ट्रंक में या आँखों में जो है काट ना ले, जो कि बहुत सेंसिटिव जगह है इनका, तो इसीलिए डरती हैं। इसके अलावा जो इनकी जो बज़ की साउंड रहती है वो एलिफेंट्स को जो बहुत अनॉइंग करती है और एक तरह से वापस जाने के लिए फ़ोर्स कर देती है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो गोल्ड की जो हॉलमार्किंग का जो काम होता है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया है कि कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो सभी ज्वेलरीज़ पे एक रहेंगे, ठीक है। तो एक सभी जो भी ज्वेलरीज़ होंगी सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाएगा। तो ये 6 अंकों का जो है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है। मीन्स नंबर भी होंगे और इसमें लेटर्स भी होंगे और ये सभी पीस ऑफ ज्वेलरी को दिया जाएगा और सभी ज्वेलरीज़ का जो है एक यूनिक नंबर होगा। किसी भी ज्वेलरी का नंबर सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग एक यूनिक नंबर होगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कर रही है, ठीक है, जो कि एक फेज़ मैनर में इसको किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए जो 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड की जो ज्वेलरीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है। हॉलमार्किंग जो है 14, 18 और 22 कैरेट जो सोने के जो भी गहने होंगे तो उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है। और सोने की कोई भी ज्वेलरी खरीदने से पहले जो ख़रीदार होंगे उनको ये चेक करना होगा कि ये जो तीनों सिंबल्स हैं ये उस पर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। बात करें इनके इम्प्लीमेंटेशन की तो देखिए हॉलमार्क में जो होता है 3 सिंबल्स होंगे जो कि हमें ज्वेलरी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पहला जो सिंबल होगा वो BIS का लोगो होगा, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसका लोगो होगा। और दूसरा जो होगा वो प्योरिटी को इंडिकेट करेगा, प्योरिटी और फाइनेंस को इंडिकेट करेगा। और जो तीसरा सिंबल होगा वो उसमें होगा HUID होगा, ठीक है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो अब बात करें ANH सेंटर की। देखिए इसके लिए ANH सेंटर भी जो है वो बनाए जाएंगे जहाँ पे ज्वेलरी को एक तरह से स्टैम्प किया जाएगा और वहाँ पर उसको यूनिक नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए ANH सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसको हम असाइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर बोलते हैं। ANH मतलब असाइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो अब बात करें कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। देखिए एक तरह से ताकि जो भी ज्वेलरी वगैरह है तो उसको ट्रेस किया जा सके इजीली, सबका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा तो इजीली जो है ज्वेलरी को ट्रेस जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो मिलावटें वगैरह होती हैं तो मिलावटें वगैरह से भी जो है हम बच सकते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए जो ज्वेलर्स होंगे जो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन अपना करवाए हुए हैं तो वो जो है उनका एक ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलर्स जो है वो इजीली जो है रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ मतलब उनको खुद को जाकर नहीं करना है। ये जो सारा प्रोसेस होगा ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी व्यापार में जो मिलावट हमें कोई माल प्रैक्टिस जो है जो हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको कम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा डाटा प्राइवेसी, तो ये एक सिक्योर सिस्टम होगा, यहाँ पे डाटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ट्रैकिंग की बात करें तो हमको एक ट्रैकिंग मीन्स हम इजीली जो है उस UID से हम उस ज्वेलरी को ट्रेस कर सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ तक, कहाँ बना था, कैसे कैसे बिका है, कैसे कैसे गया है, ठीक है। उसके अलावा तो देखिए क्या अब बात करते हैं क्या समस्याएं हैं HUID के साथ, क्या समस्याएं हैं। तो पहला तो है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर ज्वेलरी पे बनाना होगा तो उस पे टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसे ज्वेलरी जो बहुत छोटे पीसेज में, टाइनी पीसेज में, तो उन पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो उसका जो एक्सपेंस होगा वो कंज्यूमर्स पे ही, लोगों पे ही, आम जनता पे ही इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमें एक तरह से जो AH सेंटर्स हैं वही बनाने होंगे जहां हम उसको एक तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है प्रोवाइड करेंगे, तो AH सेंटर भी इसके लिए बनाने होंगे। अब बात करें कंज्यूमर्स के लिए क्या इसमें और चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें अगर तो देखिए सोना जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इंडियंस के लिए प्ले करता है, ठीक है। सब लोग जो है गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह तो खरीदते ही हैं और वो जो है कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है तो एक तरह से उसमें मिलावटें वगैरह जो हैं वो नहीं हो सकती हैं और कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और क्वालिटी की बात करें तो
जब इसमें BIS इन्वॉल्व हो गया और जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा तो तीसरी पार्टी एक तरह से इन्वॉल्व हो गई, और उसकी वजह से जो है कंज्यूमर्स को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ हमारी जो ज्वेलरी है वो प्योर है, प्योरिटी के मामले में धोखाधड़ी नहीं हो सकता। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव कहा जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और एक तरह से इट इज़ मोर देन मेक्स अप फॉर द स्टेपिंग इन लेट विद द मैंडेटरी हॉलमार्किंग। तो ये प्रोसेस ठीक भी है, और कुछ जगहों से हमें कमियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि बर्डन जो है इसका वो लोगों पे ही आने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इंडिया हैज़ एंड नीड टू शो इन गोल्ड रिफॉर्म। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब एक तरह से गोल्ड के मार्केट में भी जो है इंडिया रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है लोकतक इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग, वाटरवेज और आयुष ने क्या किया है कि यहाँ लोकतक वाटरवेज को जो है, लोकतक जो लेक है उसको उसका इंस्पेक्शन वगैरह किया है, तो उसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये पूरे विश्व में केवल यही एकमात्र ऐसा लेक है जो कि हमें जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला है, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, एकमात्र तैरने वाला नेशनल पार्क है पूरे विश्व में, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। तो मोरंग में मणिपुर में देखने को हमें लोकतक लेक मिलता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ है एशिया में, एंड इट्स ब्यूटी, ग्रीनरी, मरीन लाइफ सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स स्टैंड्स आउट। तो जो है ये पहाड़ों के बीच में जो है खूबसूरत एक ये झील है। देखिए लोकतक लेक है जो है वो फेमस है अपने फुमदीज के लिए, फुमदीज जो इसके ऊपर तैरते हैं। अगर बात करें फुमदीज की, तो फुमदीज जो है वो छोटे छोटे आइलैंड की तरह हैं, ठीक है, छोटे छोटे वेजिटेशंस की तरह। तो ये मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक डेबरी वगैरह है तो उनके इकट्ठा होने से, एकोमुलेट होने की वजह से ये बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा सॉइल हो गया, बायोमास हो गया, तो ये सब चीज़ों की, या कुछ ऑर्गेनिक डेबरीज हो गई, तो उनके मिलने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक एक मास जो है वहाँ क्रिएट हो जाता है, और यही जो हमें जगह जगह पे लोकतक लेक में देखने को मिलता है। इसीलिए इसको नेशनल फ्लोटिंग पार्क का जो दर्जा मिला हुआ है। इसकी जो थिकनेस होती है वो हमको कुछ सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर के तक हमें देखने को मिलती है। द ह्यूमस ऑफ फुमदी इज़ ब्लैक इन कलर, जो इसका ह्यूमस है वो हमें काले रंग का देखने को मिलता है, बहुत स्पॉन्जी होता है, और उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं, और जो उसका 4/5 पार्ट है वो अंडर वाटर ही रहता है। और देखिए इसको लोकतक लेक को डिजिग्नेट किया गया है एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1990 में। इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो दर्जा है वो इसको दिया गया है। उसके अलावा ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड 1993 में भी आता है, ए रिकॉर्ड फॉर रामसर साइट्स वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड अकरिंग आर लाइकली टू अकर। तो ऐसे साइट जहाँ पे जो चेंजेस है इकोलॉजिकल कैरेक्टर में वो हो रहे हैं, या होने वाले हैं, या हो सकते हैं, तो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर आता है। और उसके अलावा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर भी ये रामसर कन्वेंशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइस के फोर्टिफिकेशन की। तो देखिए फोर्टिफिकेशन मतलब होता है, अगर कहा जाए तो WHO की जो डिफिनीशन दी गई है फोर्टिफिकेशन की, तो फोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट है उसके हम न्यूट्रिएंट्स को और बढ़ाते हैं। सपोज़ करिए कि जैसे मिल्क है, तो मिल्क को फोर्टिफाई करते हैं, उसमें मान लीजिए कुछ हम वाइटामिन्स या मिनरल्स डाल के उसका जो अमाउंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स का, उसके न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को हम और इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो फोर्टिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो जो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो किसी फूड आइटम में जो है उसको उसके न्यूट्रिशन की वैल्यू को जो है वो और बढ़ा देना। एंड प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट एट मिनिमल कॉस्ट, और कम से कम खर्चे में जो है लोगों के हेल्थ को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो देखिए टेस्ट पे कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, या कुकिंग प्रॉपर्टी पे भी कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है फोर्टिफिकेशन का। और while at the same time adding multiple nutrients to क्योर मल्टीपल डिफिशियंसीज़। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ डिफिशियंसीज़ हैं विटामिन या मिनरल्स की, तो वो भी इसकी वजह से दूर हो जाती हैं। और ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस जो है हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं सप्लीमेंट्स की तरह। जैसे कि मिल्क में अगर हम देखेंगे तो मिल्क को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी के साथ और कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो विटामिन डी और कैल्शियम जो है मिल्क में ऐड किया जाता है, जो भी पैकेट वाले मिल्क होते हैं उसमें, ताकि उसको क्या हो कि उसका जो
न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो बना रहे। उसके अलावा जो फ्रूट या जूसेस वगैरह आते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो इसके बाद देखिए केवल सॉल्ट, एडिबल ऑयल, मिल्क और वीट को अब तक केवल ये 4 आइटम्स है जिनको अब तक केवल फोर्टिफाई किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें जो है राइस भी शामिल हो गया है। तो अब कुल मिला के टोटल 5 आइटम्स हो गए जिनको सरकार ने सहमति दी है कि उनका फोर्टिफिकेशन हो सकता है। अब बात करें कि राइस को कैसे फोर्टिफाई किया जाएगा। तो देखिए फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर मान लीजिए 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल में आयरन की मात्रा जो है वो 28 मिलीग्राम से 42.5 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। फॉलिक एसिड की जो मात्रा है वो 75 से 125 मिलीग्राम तक होनी चाहिए और विटामिन B12 की जो मात्रा है वो 0.75 से 1.25 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। ठीक है, ये 1 किलो चावल के लिए है। तो जो देखिए क्या होता है कि जब चावल को धुला जाता है या उसकी पॉलिशिंग वगैरह की जाती है तो उस टाइम क्या होता है उसके जो रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि और उसका जो दाना है वो तो शाइन करने लगता है, वो तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कम हो जाता है धुलने की वजह से, न्यूट्रिशन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए जो राइस को फोर्टिफाई जो है यहाँ करने की बात हो रही है। तो देखिए राइस को फोर्टिफाई करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर जो है ऐड किया जाएगा जिसमें आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा और अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन ए और जिंक जो है उसमें होंगे। तो वो क्या होंगे कि वो पाउडर के फॉर्म में होंगे और वो चावल से वो एक तरह से स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो इससे जो है बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की कमी हमें देखने को मिलती है तो उससे जो है कहीं ना कहीं हम उस माल न्यूट्रिशन की कमी से लड़ सकते हैं। बच्चों के जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसको हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा हमें लार्जेस्ट बर्डन ऑफ आयरन डिफिशिएंसी और एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स आयरन की कमी है और एनीमिया जो है देखने को मिलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बच्चों में 59% बच्चों में हमें एनीमिया देखने को मिला है और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें करीब करीब 50% महिलाएं जो हैं, मीन्स हर 2 महिला में से एक जो प्रेग्नेंट महिला होगी वो क्या होगी, वो उनको एनीमिया होगा। ये रिपोर्ट बताती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। अब देखिए जो चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन है वो 15% है ऑफ इंडियाज़ टोटल डिजीज़ बर्डन। कंट्री रिपोर्टेडली लूजेज अराउंड 1% ऑफ GDP और इसकी वजह से जो है 1.35 लाख करोड़ का जो है हर साल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से कंट्री का जो लॉस होता है। ठीक है, करीब करीब 1% ऑफ GDP लॉस देखने को मिलता है आयरन डिफिशिएंसी ठीक की वजह से। उसके अलावा देखिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है या हिडन हंगर इज़ ऑल्सो कंटिन्यू टू पॉज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडियन पॉपुलेशन। और लोगों में जो है एक तरह से इसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी वजह से क्या है इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। देयरफॉर अ डिसीजन टू फोर्टिफाई राइस वाज टेकन टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। इसीलिए जो डिसीजन लिया गया है राइस को फोर्टिफाई करने का तो वो माल न्यूट्रिशन को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है, खासकर जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनमें कमी देखने को मिलती है। और सरकार देखेंगे तो 300 लाख टन करीब करीब चावल जो है वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट करती है करीब करीब 81 करोड़ लोगों को अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत में। तो जब राइस का फोर्टिफिकेशन करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो ये जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।